हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो आज की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अफ्रीका में चीनी ड्रैगन को टक्कर देगा भारत का केसरी। दोनों पड़ोसियों के बीच लगी है इसको लेकर बड़ी होड़। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे भारतीय नौसेना को मिला एक और P-8I विमान। INS हंसा गोवा में किया गया है इसको तैनात। इससे भी जुड़ी बड़ी जानकारी साथ ही बताएंगे, जहाँ पर गलवान में चीनी सेना ने वास्तव में झंडा आखिर कहां फहराया। क्या राहुल गांधी ड्रैगन के माइंड गेम में फंस गए दोस्तों? इसको लेकर बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां चीन को उसी की भाषा में भारत ने भी दिया है करारा जवाब। जी हां, अब भारत ने दिखा दिया है उसी जगह पर गलवान घाटी पर तस्वीर खींचकर चाइना को दे दिया है बहुत बड़ा दौरा और झटका। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर चीन ने अमेरिका को आंख दिखाते हुए कही है ये बड़ी बात। साथ ही बताएंगे जहां पर तीसरी लहर की तेज रफ्तार के बीच क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे जहां फिर से भयावह स्थिति भारत में होती नजर आ रही है दोस्तों, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट। साथ ही कोरोना को लेकर भी आखिर क्या सच में लॉकडाउन लगेगा दोस्तों? इसको लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने आई, आपको बड़ी जानकारी हम देने वाले हैं इससे जुड़ी। साथ ही बताएंगे जहां पर सीएम योगी ने दिया है अब अखिलेश यादव पर डायरेक्ट निशाना। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा है इन्होंने ये भी बताएंगे। साथ में आपको बताएंगे जहां पर केंद्र और योगी सरकार हर परिवार को दे रही है सालाना 30,000 रुपए तक की आर्थिक मदद। आखिर कौन लोग होंगे इसके पात्र? इसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। और क्या पीएफ धारक भी बनवा सकते हैं अपना ई श्रम कार्ड? कौन कौन कर सकता है इसमें आवेदन दोस्तों? सारी आपकी डाउट यानी सारे सवाल आपके आज पूरे होने वाले दोस्तों, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर गर्व है, शान है। तो फटाफट से इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अफ्रीका में चीनी ड्रैगन को टक्कर देगा भारत का केसरी। दोनों पड़ोसियों के बीच इसको लेकर लगी है होड़। जी हाँ दोस्तों, चीन नए साल की शुरुआत हिंद महासागर और अफ्रीका में अपनी पहुंच को बढ़ाने के साथ कर रहा है। भारत भी अफ्रीकी क्षेत्र में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की इस सप्ताह के आखिर में पश्चिमी हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से स्थित कोमोरोस की यात्रा के जवाब में एक भारतीय नौसैनिक जहाज भी उसी वक्त कोमोरोस में डॉक करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वांग 4 से 7 जनवरी तक कीनिया, इरिट्रिया और कोमोरोस का दौरा करेंगे और फिर मालदीव और श्रीलंका की भी यात्रा करेंगे। भारत के पड़ोसी देशों में चीनी विदेश मंत्री की यात्रा पर भारतीय अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर भारतीय नौसेना को मिला एक और P-8I विमान। INS हंसा गोवा में किया गया है इसको तैनात। जी हां दोस्तों, नए साल से पहले भारतीय नौसेना की ताकत में और इजाफा हुआ है। नए साल से पहले भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग एक और P-8 विमान मिला है दोस्तों। 30 दिसंबर को भारतीय नौसेना के हवाई अड्डे पर 2 नौसैनिक लड़ाकू विमान MiG-29 ने P-8I विमान का स्वागत किया है। एक जानकारी के मुताबिक अभी तक भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 11 P-8 विमान मिल चुके हैं। हालांकि अभी इसकी नौसेना की तरफ से अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना के हवाले से मंगलवार को कहा गया है कि 30 दिसंबर 2021 को एक P-8 विमान नौसेना को मिला है और ये विमान INS हंसा गोवा में मिला है दोस्तों, जिसे वहां तैनात किया जा चुका है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर गलवान में चीनी सेना ने वास्तव में झंडा कहां फहराया? क्या राहुल गांधी ड्रैगन के इस माइंड गेम में फंस गए? बता दें, नए साल के पहले दिन उस वक्त भारत में हड़कंप मच गया जब चीन की तरफ से एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में चीनी पक्ष की तरफ से दावा किया गया था कि चीन की सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास चीन के राष्ट्रीय ध्वज को फहरा रहे हैं। वीडियो ने बड़े पैमाने पर भारत में राजनीतिक हंगामा मचा दिया, लेकिन जब इस वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि ये वीडियो को जिस तरह से प्रचारित किया गया है उससे काफी ज्यादा अलग इसकी सच्चाई है। और वीडियो का विश्लेषण करने के बाद यही पता चलता है कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी भी चीन की चाल में फंस गए और अपने ही सैनिकों की वीरता पर उंगली उठा बैठे। जी हाँ दोस्तों,
चीन की तरफ से काफी आक्रामक अंदाज में गलवान घाटी का वीडियो जारी किया गया और देखते ही देखते इस वीडियो ने भारत की राजनीति में हंगामा मचा दिया। जी हाँ, और राहुल गांधी चाइना के इस माइंड गेम में फंसते नजर आए दोस्तों। और सबसे पहले उन्होंने पब्लिकली भारतीय सेनाओं को लेकर, मोदी जी को लेकर बयान जारी कर दिया, लेकिन अब खुद हमारी भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब दिया है दोस्तों। चीन को उसी की भाषा में जवाब देते हुए गलवान घाटी की उस लोकेशन पर जाकर पिक क्लिक करके भेजा है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे चीन के दुष्प्रचार का भारत सेना ने करारा जवाब दिया है। सिर्फ चाइना को ही नहीं बल्कि दोस्तों भारत के विपक्ष पार्टियों को भी करारा जवाब दिया है अपने भारतीय सेना ने। नए साल के मौके पर गलवान घाटी में भारतीय तिरंगा लहरा दिया है। समाचार एजेंसी ANI ने सैन्य अधिकारियों के हवाले से 2 तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में सेना के 30 जवान तिरंगे के साथ नजर आ रहे हैं। जवान हथियार लिए हुए हैं और एक तिरंगा भारतीय चौकी पर लहरा रहा है और दूसरा तिरंगा जवानों के हाथों में। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में इस बात की तो पूरी गारंटी है दोस्तों, अगर चाइना ने इस पिक्चर को देखा होगा तो आग बबूला अवश्य हुआ होगा और बहुत बड़ी मिर्ची लगी होगी दोस्तों चाइना को और भारत के विपक्ष पार्टियों को भी। क्या है आपकी राय, सुझाव बताइएगा जरूर। और जिस प्रकार से राहुल गांधी चाइना के माइंड गेम में फंस गए दोस्तों, आपकी क्या राय सुझाव होगी राहुल गांधी को लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां चीन ने अमेरिका को दिखाई आंख, कहा परमाणु बमों को बनाते रहेंगे आधुनिक। जी हाँ, परमाणु बम को लेकर अमेरिका और चीन के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के हथियार नियंत्रण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को इस बात का खंडन किया है कि उनकी सरकार अपने परमाणु शस्त्रागार का तेजी से विस्तार कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि बीजिंग अपने परमाणु हथियारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कदम उठा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा चले वरना मुसलमान बदला लेंगे। जी हाँ दोस्तों, कासिम सुलेमानी की बरसी पर बोला ईरान। बता दें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रियासी ने अपने पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की 2 साल पहले हुई हत्या का बदला लेने की बात कही है। अब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये बात कही है दोस्तों। उन्होंने कहा है सोमवार को कि यदि डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा नहीं चलता है तो फिर हम इसका बदला लेंगे। 3 जनवरी 2020 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर इराक में ईरानी सेना के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी पर ड्रोन अटैक हुआ था, जिसको लेकर दोस्तों अब इनकी मांग है कि डोनाल्ड ट्रंप पर केस चलना चाहिए, यानी कि मुकदमा चलना चाहिए, वरना मुसलमान समुदाय अमेरिका से बदला लेगा। क्या राय दोस्तों होगी आपकी, इस पर सुझाव जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, लेकिन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया था, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए कृपया करके 1 लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात करें खबर की, जहां इजराइल नहीं चाहता था कि परमाणु शक्ति बने पाकिस्तान, जिसके लिए मददगार कंपनियों पर मोसाद ने किया था हमला। जी हाँ दोस्तों, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर उन जर्मन और स्विस कंपनियों को धमकी देने व हमला करने का संदेह है जिन्होंने 1980 के दशक में परमाणु हथियार कार्यक्रम में पाकिस्तान की सहायता की थी। यहूदी देश को डर था कि पाकिस्तान के परमाणु संपन्न होने से उसके लिए अस्तित्व का खतरा पैदा हो सकता है। और एक प्रमुख अखबार ने मंगलवार को यरूशलेम में एक रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान से बड़ी खबर, लोकतंत्र की मांग करने वालों को गोलियों से उड़ा दो, देश की समस्याओं का हल सिर्फ तानाशाही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं, स्तंभकार का वीडियो वायरल हुआ है दोस्तों, जिसमें ये बात कहते नजर आ रहे हैं। बता दें पाकिस्तान के जाने माने राजनीतिक स्तंभकार हसन निसार ने देश में तानाशाही राज का समर्थन किया है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा है कि देश में कम से कम 15 साल के लिए अधिकारवादी सत्ता होनी चाहिए, तभी पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का हल होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं उन्हें फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियों से भून देना चाहिए और इन गोलियों के पैसे भी उनके परिवार से ही लिए जाने चाहिए। स्तंभकार ने कहा कि देश के सिस्टम को अब सिर्फ एक अताताई शासक ही सुधार सकता है, फिर चाहे वो शिक्षा का मसला हो या आबादी प्रबंधन का। यानी कि दोस्तों अब आप बयान से समझ पा रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान हकीकत में चाहता क्या है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में और निसार के इस बयान का आपकी क्या राय, सुझाव और जवाब होगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। जो लोकतंत्र के मांग करने वालों को गोलियों से भूनने की बात कर रहा है। अगली खबर की बात करें, जहां पर दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है श्रीलंका। महामारी के बाद 5 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे। जी हाँ
हाँ दोस्तों, श्रीलंका एक गहरे वित्तीय और मानवीय संकट का सामना कर रहा है क्योंकि वहाँ महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है। खाद्य कीमतें आसमान छू रही हैं दोस्तों, जिसके कारण उसके खजाने समाप्त होते जा रहे हैं। और इसी के साथ आशंका ये भी है कि 2022 में श्रीलंका दिवालिया हो सकता है। और ये जानकारी द गार्जियन की रिपोर्ट से सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के नेतृत्व में सरकार मंदी, कोरोना संकट के तत्काल प्रभाव और पर्यटन के नुकसान का सामना कर रही है। लेकिन उच्च सरकारी खर्च और कर कटौती से राज्य के राजस्व में भी कमी है। विशाल ऋण चुकौती एक जटिल समस्या बन गई है। चीन और विदेशी मुद्रा भंडार एक दशक में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। यानी कि दोस्तों, विश्व बैंक का अनुमान है कि महामारी की शुरुआत के बाद से 5 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं श्रीलंका में। जी हाँ, और इसी बीच जो ये बड़ी खबर है श्रीलंका को लेकर, जहां भारत के लिए ये खतरा हो सकता है दोस्तों। क्यों, आपको बता दें, श्रीलंका सरकार चीन से भारी उधारी के कारण बढ़ते कर्ज से जूझ रही है दोस्तों। हालात ये हो चुकी है कि श्रीलंका एक राष्ट्र के तौर पर दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। और इन सब के बीच श्रीलंका में भारतीय हितों को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि श्रीलंका की स्थिति अगर बदतर हुई तो अपने भारी कर्ज के चलते श्रीलंका में नीतियों को लेकर चीन अधिक मनमानी करेगा, जो भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। अगली खबर की बात करें, जहां हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर झील की निगरानी के लिए चेतावनी प्रणाली स्थापित करेगा जल शक्ति मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय ने ग्लेशियर झील की निगरानी के लिए हिमालयी क्षेत्र में उन्नत चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे वर्ष 2026 तक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा। अगली खबर की बात करें, जहां 10 साल बाद तुर्की पहुंची पाकिस्तान की पहली मालगाड़ी, रेलवे ने कर ली लाखों की कमाई। जी हाँ, लगभग 1 दशक की रुकावट के बाद पाकिस्तान से पहली मालगाड़ी ईरान के तेहरान के रास्ते तुर्की पहुंच चुकी है। और ये मालगाड़ी लाहौर, तफ्तान और जाहेदान होते हुए सोमवार को अंकारा पहुंची। और इस मालगाड़ी ने 17 दिनों का सफर तय किया है, महज 13 दिनों में ही पूरा कर लिया है दोस्तों। पाकिस्तान से दूसरी ट्रेन भी तुर्की के लिए अब रवाना हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर बिहार में पैर जमा रहा इंडियन मुजाहिदीन आतंकी साजिश में पाकिस्तान संग चीन भी है। बता दें, गृह मंत्रालय को भेजी गई खुफिया रिपोर्ट में यह बड़ी जानकारी दी गई है। नेपाल में शरण लेकर इंडो नेपाल के सीमाई इलाकों के अलावा बिहार, बंगाल के कुछ इलाकों में वर्ष 2022 में 200 से अधिक स्लीपर सेल के सदस्यों के रूप में तैयार करने का टारगेट इंडियन मुजाहिदीन यानी IM ने रखा है। और इस तरह की खुफिया जानकारी मिलने के बाद गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी गई है। अगली खबर की बात करें, जहां पर लॉकडाउन की दस्तक को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां तीसरी लहर की तेज रफ्तार के बीच क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, बता दें, देश में कोरोना वायरस और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है दोस्तों। हालात देखकर ये पता चलता है कि नई दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अब लॉकडाउन ही एक विकल्प बचा हुआ है। तीसरी लहर की आहट के बीच इन जगहों पर कोविड-19 के मामले बढ़ने के साथ ही धीरे धीरे कड़े प्रतिबंधों का दौर भी शुरू हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में थोड़ी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। राज्य में अब वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी शनिवार और रविवार को कर्फ्यू रहेगा। और इस दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। तो वहीं जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सारे सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। इस दौरान अधिकारी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। उधर मुंबई में भी कोविड मामलों में होती बेतहाशा वृद्धि के मद्देनजर लगातार नई गाइडलाइन जारी की जा रही हैं, यानी शहर लॉकडाउन की ओर बढ़ने लगा है दोस्तों। तो वहीं पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसे में जिस प्रकार से लगातार पाबंदियों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं दोस्तों, इसको लेकर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि लॉकडाउन भी ज्यादा दूर नहीं बचा है दोस्तों, क्योंकि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज दोस्तों कोरोना की चपेट में फिर से और दोबारा से आते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए दोस्तों या कोई अन्य उपाय खोजना चाहिए? आपके हिसाब से कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां फ्रांस में मिला कोरोना का नया वेरिएंट IHU, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया इसको ओमिक्रॉन से भी ज्यादा अधिक संक्रामक। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट IHU से संक्रमित होने के अभी तक फ्रांस से 12 मामले सामने आ चुके हैं।
हैं नए वेरिएंट से संक्रमण के ये सभी मामले मार्सिले के पास से आए हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नया वेरिएंट का संबंध दक्षिण अफ्रीका के कैमरून से है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि नए वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला 10 दिसंबर को सामने आया था। हालांकि WHO ने अभी भी इसे जांच के लिए प्रस्तावित नहीं किया है, लेकिन आपको बता दें ये ओमिक्रॉन से ज्यादा म्यूटेंट है दोस्तों, यानी कि ज्यादा जल्दी फैलता है। अगली खबर की बात करें जहां पर भारत में मेदांता अस्पताल के 23 मेडिकल स्टाफ समेत लखनऊ में 150 नए मरीज मिले हैं। दोस्तों 8 बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए हैं। सिर्फ मेदांता ही नहीं दोस्तों, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल साइंस बोले तो एम्स अस्पताल में भी कोरोना का बड़ा विस्फोट देखने को मिला है। आइसोलेशन में भेजे गए हैं 50 डॉक्टर और अन्य चिकित्सकों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। बात करें अगली खबर की जहां सीएम योगी का अखिलेश यादव पर जमकर निशाना, कहा भगवान कृष्ण सपने में आकर कोस रहे होंगे। जी हाँ, बता दें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के श्री कृष्ण के सपने में आने वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब हम यहाँ पर खुद उपस्थित होकर इस विद्युत परियोजना का लोकार्पण कर रहे हैं तो लखनऊ में कुछ लोगों के सपने में श्री कृष्ण भगवान आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो काम तुम नहीं कर पाए वो बीजेपी की सरकार ने कर दिया। साथ ही आगे योगी जी ने कहा है कि भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे। भगवान कृष्ण ने उन्हें ये भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहाँ पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दी। साथ ही दोस्तों योगी जी ने कहा कि आज जब लूट करने वालों पर बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा परेशानी सफाई में बैठे लोगों को होती है और इटली वाले भाई बहन को होती है। अब तो बहन जी भी बोलती है कि माफिया पर बुलडोजर क्यों चल रहा है। सीएम योगी ने ऊर्जा विभाग के काम को लेकर खुद की पीठ भी थपथपाते हुए कहा कि पहले बहुत महंगे दामों में एग्रीमेंट होता था, इसका बोझ जनता पर पड़ता था, गरीब परेशान रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जी हाँ, यानी बहुत बुरे तरीके से दोस्तों विपक्ष पर योगी जी ने कटाक्ष किया है। क्या योगी जी के बात का समर्थन करते हैं दोस्तों? जो बातें इन्होंने कही है क्या वो सारी सही है दोस्तों? क्या लगता है आपको इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग दोस्तों। देखते हैं क्या राय है हमारी भारत की जनता का। अगली खबर की बात करें जहां पर त्रिपुरा को पीएम मोदी ने 3 उपहार दिए हैं दोस्तों और कहा पहले भ्रष्टाचार की गाड़ी रुकती नहीं थी और अब डबल इंजन की सरकार का कोई मुकाबला नहीं है। जी हाँ, अगली खबर की बात करें जहां दिल्ली से खबर आ रही है बीजेपी विधायक ने की है बाबरपुर विधानसभा सीट का नाम बदलने की मांग और बताई है ये वजह है। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली विधानसभा में गोंडा से भारतीय जनता पार्टी विधायक अजय महावर ने बाबरपुर विधानसभा का नाम बदलने की मांग की है। बीजेपी विधायक का कहना है कि बाबर इंसानियत का दुश्मन था, उसने वर्षों तक देश को गुलाम बनाए रखा। इतना ही नहीं, विधायक अजय महावर ने बाबरपुर विधानसभा का नाम बदलकर युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर दिया जाना चाहिए। क्या दोस्तों इनकी बात सही है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर उत्तर प्रदेश से खबर लेते हैं जहां बरेली में कांग्रेस की मैराथन रैली में भगदड़, कई छात्राएं हुई घायल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली में कांग्रेस की मैराथन में भगदड़ मच गई। इस दौरान कई छात्राएं दब गई, बच्चियों के जूते चप्पल भी सड़क पर बिखर गए। इस भगदड़ में घायल हुई छात्राओं को अस्पताल लेकर जाया गया। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कहें या पूरे विश्व की बात करें दोस्तों, जहां कोरोना ओमिक्रॉन इतना बढ़ता नजर आ रहा है दोस्तों, लेकिन इस बीच भी कांग्रेस द्वारा ये मैराथन आयोजित किया गया है दोस्तों, जिसके बाद ये बहुत बड़ा मैसिव पिक्चर देखने को मिला है दोस्तों, जहां पर ना कोई मास्क ना कोई कोरोना के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं दोस्तों। बस मैराथन में लड़कियों को बुला करके छात्राओं को उनसे दौड़वाया गया और ऐसे में उनको चोटें भी आई हैं। कोई मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया गया दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी कांग्रेस पार्टी को लेकर दोस्तों? जिस प्रकार से आयोजन गलत तरीके से करवाया गया दोस्तों, आपकी क्या राय सुझाव होगी इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करें अगली खबर की जहां पर पंजाब के 78% युवा रोजगार के अवसरों से है नाखुश। क्या चुनाव पर असर डालेगा ये सर्वे? जी हाँ दोस्तों, बता दें कि द प्रिंट की खबर के मुताबिक ये सर्वे 18 से 34 साल की आयु वर्ग के 6277 लोगों पर किया गया है। इस साल जुलाई और अगस्त के बीच ये सर्वे किया गया और इस सर्वे के नतीजे बताते हैं कि पंजाब में सबसे अधिक 78%
60% युवाओं ने महसूस किया है कि राज्य सरकार ने जो रोजगार के अवसर दिए हैं वो बहुत ही खराब थे। पंजाब का आंकड़ा राष्ट्रीय औसत 41% से कहीं अधिक है। अगली खबर की बात करें, जहां मानहानि केस में जावेद अख्तर को लगा तगड़ा झटका, कंगना रनौत के खिलाफ की गई मांग को कोर्ट ने कर दिया है खारिज। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर पंजाब में भगवंत मान होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट, बैकफुट पर जा सकती है कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला सूर्य नमस्कार ना करे मुस्लिम छात्र, ये इस्लाम में इसकी मनाही है। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच स्कूलों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम पर सरकार की आलोचना की है। बोर्ड का कहना है कि सूर्य नमस्कार सूर्य पूजा का एक रूप है और इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता है। आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। बात करें अगली खबर की, जो बहुत जरूरी खबर है दोस्तों, केंद्र और योगी सरकार हर परिवार को दे रही है सालाना 30,000 रुपए तक की आर्थिक मदद। आखिर कौन हो सकते हैं इसके पात्र, आइए आपको बता दें दोस्तों। अब तक पूरे देश में लगभग 15.5 करोड़ श्रमिकों ने इस योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही लगभग 4.5 करोड़ श्रमिक ई श्रमिक कार्ड योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और माना जा रहा है कि ये योजना भी मनरेगा की तरह केंद्र सरकार के लिए सफलता के नए द्वार खोल सकती है और 2024 के लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ई श्रमिक कार्ड योजना में रजिस्टर हर श्रमिक को 500 रुपए प्रति महीना देना शुरू कर रही है, यानी शुरू कर दिया है दोस्तों। और ये राशि प्रति वर्ष 6,000 रुपए होती है। यदि किसी परिवार में पति पत्नी और 16 वर्ष की आयु से ऊपर का एक भी बच्चा इस योजना का लाभ उठाता है तो प्रति परिवार ये लगभग 18,000 रुपए प्रति वर्ष हो जाता है दोस्तों। और यूपी में ज्यादातर श्रमिक परिवार कृषक हैं, जिन्हें केंद्र सरकार से 6,000 रुपए प्रति वर्ष की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अतिरिक्त रूप से मिल रहा है। और इस प्रकार केंद्र राज्य सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के हर गरीब परिवार को 24,000 रुपए की नकद आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता तैयार हो गया है। परिवार में ज्यादा बच्चों के वयस्क होने पर यह राशि 30,000 रुपए या इससे अधिक भी हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें, इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर है, जहां पर क्या पीएफ धारक भी बनवा सकते हैं अपना ई श्रम कार्ड, कौन कौन कर सकता है इसमें आवेदन, आपको बता दें। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर, प्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार, कृषि श्रमिक और दूसरा कोई भी वर्कर अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकता है जो ईएसआईसी और ईपीएफओ का सदस्य ना हो। यानी ईएसआईसी और ईपीएफओ के सदस्य ई श्रम कार्ड को नहीं बनवा सकते। इसे खास तौर पर असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। यानी कि दोस्तों भारत सरकार ने इस पोर्टल की शुरुआत साल 2021 में की थी और ई श्रम पोर्टल को शुरू करने का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र से जुड़े मजदूरों और श्रमिकों तक सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। और ऐसे में दोस्तों ये ईपीएफओ और ईएसआईसी संगठित लोगों के लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आशा करता हूँ आपका दोस्तों सवालों का जवाब मिल गया होगा। और भी कोई सवाल हो दोस्तों इससे जुड़ी, ई श्रम कार्ड से जुड़ी या किसी भी चीज से जुड़ी, तो आप सवाल कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम उसका जवाब वहीं दे देंगे, नहीं तो वीडियो के माध्यम से देंगे दोस्तों। और ऐसे में बात करें अंतिम और सबसे जरूरी खबर की, जहां बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है दोस्तों। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद, सिनेमा पर भी ताले लगा दिए गए हैं। बता दें, बिहार में कोरोना के मामले तेजी बढ़ने से राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला ले लिया है। भक्तों के लिए मंदिर भी अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। सिनेमा हॉल पर भी ताला लगा दिया गया है और बिहार में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगेगा। रात्रि कर्फ्यू 6 जनवरी से 21 जनवरी तक के लिए फिलहाल लगाया जा रहा है। सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी, लेकिन सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम और स्विमिंग पूल पूरे तरीके से बंद रहने वाले हैं। रेस्टोरेंट, ढाबा 50% कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर दोस्तों, बड़ी जानकारी बिहार से भी आई है दोस्तों। सबसे पहले हमने आपको बताया। ऐसे में आपकी राय सुझाव क्या है दोस्तों, कितने भाई बहन बिहार से बिलोंग करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब तक में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद
दोस्तों साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और अगले खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।